फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पीछे क्या कंसेप्ट है और इंडिया की डिजिटल करेंसी जिसका रिसेंटली पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उसके पीछे क्या आइडिया है और डिजिटल रुपी, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम में क्या डिफरेंस है। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न है जिससे वर्ल्ड लेवल पर सीबीडीसी को लेकर इतनी रिसर्च और उत्सुकताएं पैदा हो गई हैं और सीबीडीसी या डिजिटल रुपी आने से बैंकिंग सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होगा और भी क्या चेंजेस आ सकते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम में अगर सीबीडीसी इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले डिजिटल रुपी का एक बैकग्राउंड देखें। तो आपको याद होगा कि यूनियन बजट 2022 में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम जल्द ही डिजिटल रुपी लाने वाले हैं। उसी वादे के अकॉर्डिंग आरबीआई ने 1 नवंबर को होलसेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और जल्द ही रिटेल सेगमेंट के लिए भी डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है। प्रेजेंट प्रोजेक्ट के लिए आरबीआई ने इन 9 बैंक्स को आइडेंटिफाई किया है। फ्रेंड्स, करेंसी की हम बात करें तो हमारे सामने रुपी या डॉलर आता है। हिस्टोरिकली हम बार्टर सिस्टम से इवॉल्व होकर आज की मॉडर्न करेंसी सिस्टम में पहुँचे हैं। इवोल्यूशन की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, उसको हम अलग वीडियो में डिमांड हुई तो डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम करेंसी की मीनिंग समझते हैं। करेंसी मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बात करें तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट, कोई सॉवरेन बॉडी जैसे कि सेंट्रल बैंक या इंडिया के केस में आरबीआई इशू करती है। सेकंड, करेंसी को फियाट कहा गया है। मींस एक पॉलीमर की 500 की नोट की वैल्यू उसके मटेरियल से नहीं डिफाइन होती बल्कि उसकी वैल्यू इशूइंग अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट ने फिक्स की है। तीसरी बात, करेंसी एक लीगल टेंडर है, मीनिंग वो करेंसी लीगली इशूड है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिस रीज़न से आप कोई भी परचेज़ करने जाते हैं तो ये एज ए फॉर्म ऑफ मनी एक्सेप्ट किया जाएगा। कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता कि मैं 10 रुपीज़ की नोट नहीं लूँगा, मुझे इसकी जगह 10 चॉकलेट ही चाहिए। तो अब आपको ये साफ समझ आ गया होगा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी इंडिया में डिजिटल रुपी एक सेंट्रल बैंक द्वारा इशू की हुई डिजिटल करेंसी है। मीनिंग जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी देखा वो इस डिजिटल रुपी पर लागू होगी। अब बात यह आती है कि सीबीडीसी क्यों चाहिए। आप कहेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी भीम, गूगल पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है तो ये सीबीडीसी क्यों। फ्रेंड्स, यही समझने की ज़रूरत है। सीबीडीसी और पेटीएम, भीम, यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है जो एक सेंट्रल बैंक के अंडर में डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहेगा और आपको इस वॉलेट के लिए कोई बैंक अकाउंट से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई भी पेमेंट में सेंट्रल बैंक आरबीआई की लायबिलिटी होगी, ना कि कॉमर्शियल बैंक्स की। जहाँ तक पेटीएम, गूगल पे की बात करें तो इनसे पेमेंट में कॉमर्शियल बैंक के थ्रू इंटर बैंक सेटलमेंट होते हैं। इनके अलावा सीबीडीसी या डिजिटल रुपी एक सॉवरेन करेंसी है और सेंट्रल बैंक के वॉलेट से ट्रांजैक्शंस होने के कारण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट रिस्क काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकेगा। ऑल्सो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को भी कॉस्ट इफेक्टिव वे में इंटीग्रेट किया जा सकेगा जो कि अदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम में इतना फिजिबल नहीं है। साथ ही साथ सीबीडीसी या डिजिटल रुपी सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। इस रीज़न से डिजिटल रुपी बेस्ड पेमेंट पेटीएम या अदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होगा। सीबीडीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लोबल लेवल पर ऑनगोइंग डिस्कशन सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर क्रिप्टो करेंसीज काम करती हैं, इन दोनों को लेकर है। चाइनीज़ सेंट्रल बैंक स्टिल सेंट्रलाइज्ड मॉडल को प्रेफर कर रहे हैं। डीएलटी अभी भी डेवलपिंग फेज़ में है और उसकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी गारंटीड नहीं है। इसके अलावा हाई लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस में डीएलटी सक्सेसफुल होगा या नहीं, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। अभी तक जैसा आरबीआई ने कहा, इंडिया में डिजिटल रुपी का ऑपरेटिंग मॉडल सेंट्रली कंट्रोल्ड डेटा बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सभी ट्रांजैक्शंस की सोर्स एंड डेस्टिनेशंस को इजीली वैलिडेट और वेरीफाई किया जा सकेगा। हालांकि ऑपरेटिंग मॉडल में सीबीडीसी का डीएलटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने की बात को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया गया है क्योंकि एज़ पर लेटेस्ट रिपोर्ट इनडायरेक्ट सीबीडीसी आर्किटेक्चर में डीएलटी का यूज़ किया जा सकता है जिसमें सम लेयर सेंट्रलाइज्ड एंड रेस्ट डीएलटी बेस्ड होने की बात कही गई है। इस हाइब्रिड मॉडल को पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना भी पायलट बेसिस पर यूज़ कर रहा है। आगे बात करते हैं डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के रिस्पेक्ट में। इसमें एक बात आपको जानना ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथीरियम एक प्राइवेट करेंसी है।
प्राइवेट करेंसीज़ के फेवर में कुछ लोगों का आर्गूमेंट्स है कि हमारे और आपके जो डिपॉजिट्स प्राइवेट बैंक में होते हैं उसकी डिपॉजिट लाइबिलिटीज़ तो उस प्राइवेट कमर्शियल बैंक की होती है, इसलिए क्रिप्टो करेंसीज़ की तरह प्राइवेट बैंक्स में मेजर पोर्शन ऑफ मनी तो प्राइवेट ही कहलाएगा। नो फ्रेंड्स, दिस इज़ रॉन्ग आर्गूमेंट। इसमें प्राइवेट करेंसीज़ को प्रमोट करने वाले आपसे ये दो बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, प्राइवेट बैंक जो डिपॉजिट्स इशू कर रहे हैं वो खुद भी लाइसेंस्ड हैं अंडर सॉवरेन इशूअर ऑफ करेंसी। जैसे इंडिया के केस में सभी कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के द्वारा लाइसेंस्ड हैं और आरबीआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपका डिपॉजिट्स है वो 1-to-1 कन्वर्टेबल है सॉवरेन करेंसी में। इसका मीनिंग ये है कि आप जब ज़रूरत हो अपने डिपॉजिट्स को बैंक से कैश के फॉर्म में या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस में यूज़ कर सकते हैं एज ए लीगल मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों फैक्टर क्रिप्टो करेंसी के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन डिजिटल करेंसी की बात करें तो डिजिटल रुपी को आरबीआई द्वारा इशू भी किया गया है और 1-to-1 कन्वर्टेबल भी हैं। एडिशनली क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेशन नहीं है फ़िलहाल, बट डिजिटल रुपी के केस में आप आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स को लेकर। इनके अलावा क्रिप्टो करेंसी मार्केट बेस्ड और डिमांड बेस्ड है। स्पेकुलेशंस की वजह से क्रिप्टो करेंसी हाईली वॉलेटाइल है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिजिटल करेंसी को लेकर इतनी उत्सुकताएं क्यों हैं? ये सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी काफ़ी रिसर्च का टॉपिक बना हुआ है। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। फरवरी 2022 के एक आईएमएफ रिसर्च पेपर ने ग्लोबल लेवल पर सीबीडीसी के पायलट प्रोजेक्ट्स को स्टडी किया था, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ बहामास, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, ईस्टर्न कैरिबियन सेंट्रल बैंक, स्वीडन रिक्स बैंक, बैंक ऑफ कनाडा जैसे सेंट्रल बैंक्स शामिल हैं। इसके अलावा एज़ पर आईएमएफ रिपोर्ट, सीबीडीसी के थ्रू डिज़ास्टर या किसी इमरजेंसी केसेस में जिसमें एसेंशियल सर्विस में डिसरप्शन आ जाए तो सीबीडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू गवर्नमेंट नीडी इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प कर पाएगी। इसके अलावा इलिसिट यूज़ ऑफ मनी को भी रिड्यूस करने के लिए सीबीडीसी प्रोजेक्ट का यूज़ किया जाएगा। आगे इसी सीक्वेंस में बात करें तो सीबीडीसी लाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ग्लोबल एंड नेशनल लेवल पर क्रिप्टो करेंसीज़ की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज़ ग्लोबल लेवल पर ट्रांजैक्शंस में हाईली कन्वर्टेबल है। साथ ही साथ मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज़ डॉलर डिनोमिनेटेड है। डॉलर डिनोमिनेटेड होने के कारण डॉलर के कंपैरिजन में रुपी लिमिटेड कन्वर्टेबल है, जिससे अगर आप इमेजिन करें कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ बढ़ता है और इंडिया में पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाए, देन डॉलर की डिमांड तो बनी रहेगी लेकिन रुपी पर ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट होगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नेशन के फाइनेंशियल कंडीशंस, मॉनेटरी पॉलिसीज़, इन सब पर पड़ेगा। इसी कारण से नेशन सीबीडीसी को प्रमोट कर रहे हैं, जिसका यूज़ बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज़ के कंपैरेबल हो और साथ ही साथ अपनी नेशनल करेंसी को एज ए प्रेफरेंशियल मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस के फॉर्म में रिटेन भी किया जा सके एंड पब्लिक को बिटकॉइन में आने वाली वोलेटिलिटी से भी बचाया जा सके। इसी सीक्वेंस में बात करें तो ग्लोबल लेवल पर ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ काफ़ी बढ़ा है। इंडिया की स्पेसिफिक बात करें तो डिमोनेटाइजेशन एंड कोविड-19 के बाद से ऑनलाइन पेमेंट ने काफ़ी तेज़ी पकड़ी है, बट स्टिल स्मॉल अमाउंट्स के पेमेंट के लिए अभी भी कैश डिपेंडेंसी ज़्यादा है, जैसा कि इस आरबीआई के बुलेटिन में आप देख सकते हैं। अब क्योंकि इंडिया की एक हाई करेंसी टू जीडीपी वाली कंट्री है, इसलिए सीबीडीसी को इंट्रोड्यूस करने से जो हमारा करेंसी का प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग और अदर रिलेटेड कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं सीबीडीसी का इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि सीबीडीसी वॉलेट अदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाइक पेटीएम, गूगल पे की तरह कॉमर्शियल बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होंगे, तो क्या इससे बैंकिंग सेक्टर में निगेटिव इफेक्ट होंगे? क्या इससे बैंक डिपॉजिट्स में गिरावट आ जाएगी? क्या सीबीडीसी वॉलेट एक रिस्क फ्री मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, तो इस वजह से बैंक से लोग शिफ्ट होकर सीबीडीसी वॉलेट में पैसा रखने लगेंगे? क्या इन सब से जब बैंक में कैश कम हो जाएंगे तो वो क्रेडिट या आम भाषा में जिसको हम बैंक से लोन लेने को समझते हैं वो कम हो जाएंगे? तो फिर क्या ब्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए बोरोइंग कहाँ से होगी? इन सब प्रेशर की वजह से क्या बैंक अपना लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे? सीबीडीसी होने की वजह से किसी स्ट्रेस बैंक से क्या पैसा आसानी से निकाल कर सीबीडीसी वॉलेट में डाल दिया जाने लगेगा? ऐसे केसेस में क्या बैंक अपनी लिक्विडिटी बढ़ाकर रखेंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो बैंक्स का प्रॉफिट रिटर्न तो काफ़ी कम हो जाएगा। आरबीआई एंड कॉमर्शियल बैंक्स इस सिचुएशंस को कैसे मैनेज करेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका अभी भी फुल प्रूफ सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाया है, और इनका सॉल्यूशन भी टाइम के साथ जैसे जैसे ये कंसेप्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर होगा वो और क्लियर होकर निकलेगा।
कुछ व्यूज़ के अकॉर्डिंग CBDC वॉलेट पर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जिससे बैंक डिपॉजिट्स की इम्पॉर्टेंस बनी रहेगी। CBDC को एक बैंक अकाउंट से भी लिंक किया जा सकता है। वॉलेट में एक लिमिट से ऊपर जाने पर उस बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली CBDC वॉलेट से कैश ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उरुग्वे, रिक्स बैंक जैसे सेंट्रल बैंक अपने पायलट प्रोजेक्ट्स में ऐसा कर रहे हैं। आने वाली टाइम में RBI इनके आउटपुट्स को देखकर बेटर डिसीजन ले सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक में ज़रूर डालें। थैंक यू।